जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने बोला था कि हम लक्ष्मीकांत का सीरीज स्टार्ट किए हैं, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने अभी चैप्टर 3 को स्टार्ट किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम उसको ही यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लक्ष्मीकांत का आपके पास कोई भी एडिशन का बुक हो, आप उसको खोल के सिर्फ सुनते रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एकदम बहुत डीप में समझाऊँगा। आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में डिफ़रेंस क्या होता है ये चीज़ें, इसको हम क्लियर अच्छे से समझेंगे। ठीक है? तो आप लक्ष्मीकांत का बुक खोल के, ये कंटेंट खोल के आप सिर्फ़ मेरा वॉइस सुनते रहिएगा, ईयरफ़ोन लगा के जैसा भी है। और मैं जैसे-जैसे बोलता हूँ आप सिर्फ़ सुनते रहिए, मैं आपको एक-एक पॉइंट को अच्छे से एकदम डीप में समझाऊँगा। सो हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, पहले नंबर मीनिंग को समझो। मीनिंग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पहले डिफरेंस क्या होता है समझो। ये दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग होता है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट या सिस्टम ऑफ द लॉ, जिसमें गवर्नमेंट के सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट या सिस्टम ऑफ लॉ जिसमें गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, पावर, सिटीजन्स के राइट्स डिफाइन होते हैं। मतलब एक तरीके का समझ लो बुक है, ठीक है? ये बुक में लिखा गया है कि क्या स्ट्रक्चर है। देखो ये बुक है, ठीक है? ये बुक है, इस बुक में लिखा है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सिटीजन्स के राइट्स क्या रहेंगे, ठीक है? सिटीजन्स के राइट्स क्या रहेंगे और पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो समझ लो उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, जिसमें रूल लिखे गए हैं कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्रिंसिपल है, ठीक है? प्रिंसिपल है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास पावर तो है, पर उस पावर की लिमिट भी है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्रिंसिपल है, ठीक है? प्रिंसिपल है जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट के पास पावर लिमिट में है। एक बात याद रखो, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहीं भी लिखा होगा ना, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट को लिमिट करने की बात कर रहा है, गवर्नमेंट को लिमिट करने की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड पावर है। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर है, लिमिटेड पावर है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास पावर तो है पर एक लिमिटेड में है। मतलब गवर्नमेंट कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल फ़ॉलो करने पड़ते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन फ़ॉलो करना पड़ेगा और इसी फ़ॉलो करने को कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म कहते हैं। सेकंड क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म, यानी कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म नहीं है। देखो कुछ देश में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म नहीं होता है। मतलब वहाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है पर रूलर या डिक्टेटर उसके रूल्स नहीं मानता है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए अगर अगर कोई डिक्टेटर कंट्री बोलता है, मेरी बात ही कानून है, मतलब कोई आदमी बोलता है, मैं जो बोलूँगा मेरा वचन ही मेरा शासन है, वैसा टाइप का। तो टेक्निकली उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो रहता ही है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तो मालूम होना चाहिए ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो रहता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म फ़ॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पावर पे कोई लिमिट ही नहीं है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट को पावर को लिमिट नहीं करता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनिज़्म नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री होंगे जहाँ पे डिक्टेटरशिप रहता है, जैसा नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है? तो लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट पावर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म ये मानता है कि गवर्नमेंट के पास पावर ज़रूर है, लेकिन वो पावर लिमिटेड होनी चाहिए। अगर पावर अनलिमिटेड हो गई, तो गवर्नमेंट अथॉरियन तानाशाही बन सकती है, क्योंकि वो अनलिमिटेड हो जाएगी, जो लोगों की फ्रीडम ख़त्म कर देती है। इसीलिए एक ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही है जिसके पास पावर पर कंट्रोल हो, लॉ सब पर बराबर लागू हो, यानी रूल ऑफ लॉ हो और सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्टेड हो। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता है। फोर्थ क्या कहता है? रियल मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का रियल मीनिंग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर द रूल ऑफ द लॉ। कहीं भी देखिए लिमिटेड गवर्नमेंट, ये दो वर्ड याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब। इसमें ये ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेट हो, पावर लॉ के हिसाब से यूज़ हो और किसी इंडिविजुअल इवन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर ना हो। नहीं तो अथॉरिटी मतलब वो तो हो जाएंगे, तानाशाही बन जाएंगे ना। अगर किसी एक व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन के पास पूरी पावर है,
चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लिखा हो, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, क्योंकि वहाँ चेक एंड बैलेंसेस नहीं होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है, समझ लो, ठीक है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा लिख गया है कि इस पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर दे दिया गया है, अनलिमिटेड पावर दे दिया गया है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड आ गया, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं फॉलो हो रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। तो सिंपल वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब लिमिटेड एंड सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है। एक लाइन में समझो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सिविलाइज्ड सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर तो होती है, पर उस पावर पर लिमिट भी होती है। यही रियल जस्टिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि गवर्नमेंट लॉ के अंदर चले, ना कि अपनी मर्जी से, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखो यहाँ कुछ फेमस पॉलिटिकल थिंकर जैसे फेडरिक हो गए, रॉच हो गए, वियर हो गए, इब्मा हो गए, ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के मतलब को डिफाइन किया है। मैं हर थिंकर का मीनिंग इजी इंग्लिश लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो फेडरिक का डेफिनेशन क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेन अपॉन गवर्नमेंटल एक्शन। इट इज अ बॉडी ऑफ द रूल ensuring फेयर प्ले, thus rendering द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, फेडरिक के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी सिस्टम है जो गवर्नमेंट के पावर पर कंट्रोल लगाता है। ये एक सेट ऑफ द रूल है, यानी बॉडी ऑफ रूल होता है जिसमें इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट फेयर और जस्ट तरीके से काम करे और अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। मतलब ये एक एक ही दो चीज़ याद रखो, इसी के कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल, गवर्नमेंट की पावर पर कंट्रोल यानी लिमिट लगाना। मतलब गवर्नमेंट कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसे कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे रॉच की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स एसेंशियल लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पे लिमिटेड हो गया गवर्नमेंट, इट इज ए एंटीथेसिस ऑफ द गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेंट विल ऑफ रूलर। मतलब रॉच ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मेन मतलब है कि लिमिटेड गवर्नमेंट है, और ये उस सिस्टम का अपोजिट है जहाँ रूलर अपनी मर्जी से सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि अनलिमिटेड का उल्टा क्या हो गया, अनलिमिटेड का उल्टा हो गया लिमिटेड। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, चाहे ये देखो यहाँ पे लिमिट पे बोल रहा है, तो लिमिट का मतलब ये होगा कि अनलिमिटेड के उल्टा है। यहाँ पे बोला ना अपोजिट, जहाँ रूलर अपनी मर्जी से सब कुछ डिसाइड करता है, यानी डिक्टेटरशिप। यहाँ गवर्नमेंट के पास पावर लॉ के थ्रू लिमिटेड होते हैं, रूलर के अनरिस्ट्रिक्टेड विल यानी बिना रोक टोक की मर्जी से रिजेक्ट करता है। मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिटेड पावर, रूल ऑफ लॉ डिक्टेटरशिप अनलिमिटेड पावर, और रूल ऑफ पर्सन होता है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर, रूल ऑफ पर्सन होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब लिमिटेड पावर, रूल ऑफ लॉ होता है। केसी वियर का डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट मीन्स समथिंग मोर देन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एज अपोज टू द आर्बिट्री गवर्नमेंट। वेयर कहते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होने से काम नहीं चलता है, ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से थोड़ी ना होता है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। ये बता रहा है जरूरी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग चले। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में काम करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल की लिमिट में काम करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल की लिमिट में, कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लिमिट में काम करती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करती है, ये आर्बिट्री यानी तानाशाही गवर्नमेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंडर ही काम करो, नहीं तो तुम तानाशाही कहलाओगे। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नॉट इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे तानाशाही जैसा चीज़ है। जरूरी नहीं गवर्नमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, लेकिन अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो गवर्नमेंट जरूर होगा। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज इक्वल टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे बल्कि समझाया है इन शॉर्ट में। तो इब्मा का डिफिनेशन क्या है, देखो a form of the government can only be classified as a constitutional when the ruler are subject to the body of the rules and the principle which limit the exercise of their power। इब्मा कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट तभी कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाई जाएगी जब रूलर लॉ के अंडर हो। रूलर रूलर मतलब जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट रूल के अंदर हो, उसके पावर रूल और प्रिंसिपल के थ्रू लिमिट हो। कहीं भी देखोगे ये लिमिट 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 की ही बात की जाएगी। अगर रूलर के पास अनलिमिटेड पावर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि आर्बिट्री यानी तानाशाही गवर्नमेंट है, ठीक है। कॉमन पॉइंट सब में यही है, समरी ऑफ ऑल थिंकर। देखो थिंकर और मेन आइडिया क्या है, फेडरिक अगर गवर्नमेंट के पास इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है लिमिट, ठीक है। रॉ क्या कहते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट यानी रूलर अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। वेयर क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट
विम्स, यानी अपनी मर्जी से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लिमिट मतलब हो जाएगा, ठीक है। इग्मा क्या कह रहे हैं, रूलर आर बाउंड बाय द लॉ एंड द प्रिंसिपल, लॉ एंड प्रिंसिपल बाउंड है ना, तो यहाँ पे मतलब लिमिट है। तो कॉमन कंक्लूजन ये निकलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज इक्वल टू लिमिटेड पावर, रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ठीक है। अब पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट यानी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी लोइस हैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल के एलिमेंट यानी फीचर क्या क्या है। देखो, फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर लुइस हैंकिंग के ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के 8 मेन एलिमेंट प्रिंसिपल बताए हैं। एलिमेंट मतलब प्रिंसिपल बताए हैं। ये सब मिलकर एक डेमोक्रेटिक और रूल बेस्ड सिस्टम बनाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के पावर लिमिटेड होते हैं और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं। गवर्नमेंट का पावर यहाँ पे क्या लिमिटेड है और सिटीजन्स के राइट यहाँ पे क्या प्रोटेक्टेड है। चलो एक एक करके एलिमेंट को इंग्लिश समझते हैं। देखो, पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होता है, इसका मतलब है कि सरकार की अनलिमिटेड पावर लोगों के पास होती है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, मतलब सरकार की अनलिमिटेड पावर लोगों के पास होती है। सरकार की अनलिमिटेड लोगों के पास होती है, ठीक है। सरकार के पास अनलिमिटेड तो पावर है बट लोगों के पास है, पास होती है, इसीलिए पॉपुलर। पॉपुलर मतलब पीपल, ठीक है, पीपल, पीपल हो गया, पीपल मतलब कॉमन सिटीजन, ठीक है। और सॉवरेनिटी मतलब पावर, तो यहाँ पे पीपल के पास यानी पीपल के पास सॉवरेन है, ठीक है। अनलिमिटेड पावर लोगों के पास है। गवर्नमेंट लोगों की कंसेंट यानी सहमति से बनती है और लोगों ने उसे बदल भी सकते हैं। जैसे इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में क्या होता है, मेजॉरिटी जिस जिस पार्टी को वोट दिया, अगर वो मेजॉरिटी मतलब सीट पा गई तो जीत जाती है। तो इसका मतलब लोगों ने इसे चूज किया है ना कि भाई तू ही गवर्नमेंट बना, मेजॉरिटी लोग, यानी पॉपुलर यानी गवर्नमेंट लोगों ही उसे बनाया है। यहाँ पे वही बोल रहा है, गवर्नमेंट लोगों की कंसेंट से बनती भी है और बदलती भी रहती है। एग्जाम्पल, इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। यही है पॉपुलर सॉवरेनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। यानी पॉपुलर मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया ना, तो पॉपुलर सॉवरेनिटी जहाँ पे पीपल सॉवरेन हो, मतलब पीपल आर द रियल रूलर, गवर्नमेंट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे यह बात हो रही है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून की सर्वोच्चता, लॉ सबसे ऊपर है, चाहे वो रूलर हो या आम आदमी हो, सबको एक ही कानून फॉलो करना पड़ता है। कोई भी पर्सन चाहे प्रेसिडेंट भी हो, लॉ के ऊपर नहीं है, यानी लॉ सबसे ऊपर है, ठीक है। लॉ के नीचे ही सब कुछ है, पीएम सीएम कॉमन सिटीजन सब। एग्जाम्पल, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। मतलब नो वन इज अबाउ द लॉ, एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ, एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यहाँ पे मतलब क्या है, ये लॉ हो गया, ये लॉ हो गया, या तो तुम इसके इक्वल रहोगे, ठीक है, और या तो इसके नीचे रहोगे, लेकिन इसके ऊपर नहीं रहोगे। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल सरकार, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल सरकार जो लोगों के सामने जवाबदेह होती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट तो बन गई और ये सिटीजन है, ठीक है, ये जो जो क्वेश्चन करेगी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, यानी जवाबदेह अकाउंटेबिलिटी है, जो लोगों के लिए सामने जवाबदेह होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया में लोग अपनी सरकार इलेक्शन के जरिए चुनते हैं। अगर सरकार लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं करती है तो लोग उसे नेक्स्ट इलेक्शन में हटा सकते हैं। समझ में आया ना, मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द आंसरेबल बाय टू द पीपल है। यही यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है। सेपरेशन ऑफ द पावर, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट के पास पावर 3 तरीके के ब्रांचेस में डिवाइड होती है। गवर्नमेंट का पावर 3 अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। लेजिस्लेचर, इसमें लॉ बनाया जाता है। लेजिस्लेचर मतलब फिर समझाता हूँ, समझ लो बीजेपी, कांग्रेस और ये ओबीसी साहब की समझ लो पार्टी है, ठीक है। अब ये समझ लो लॉ बनाने का काम है आसान भाषा में। लेकिन एग्जीक्यूटिव का मतलब लॉ इम्प्लीमेंटेशन, समझ लो बीजेपी सिर्फ है। क्यों, क्योंकि अभी गवर्नमेंट तो उसकी है, तो बीजेपी ही एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जब भी वो एग्जीक्यूटिव की बात की जाएगी समझ जाना जो पार्टी जीती है उसी को एग्जीक्यूटिव कहा गया है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, आसान भाषा में। जुडिशरी मतलब मालूम पड़ेगा उनका काम है लॉ इंटरप्रिटेशन करना, जैसे जज हो गए। ये तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस बनाए रखते हैं, ताकि ये तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस बनाए रखते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। ये इसको कंट्रोल करता है, ये इसको कंट्रोल करता है, फिर ये इसको कंट्रोल करता है, ये इसको कंट्रोल करता है। नहीं तो अगर नहीं, इसलिए नहीं तो फिर एक कोई सुपीरियर हो जाएगा, फिर उसके नीचे भी इन्फीरियर हो जाएंगे, मतलब एक टॉप पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, सब इक्वल है। समझ लो ये सर्कल है, ये बीच में सेंटर है। यहाँ पे क्या हो गया, लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। अब कौन आगे है कौन पीछे है, कोई आगे कोई पीछे नहीं है, सब इक्विवेलेंट है सेंटर के, ठीक है।
इक्विवेलेंट है सेंटर के, तो ये ऐसे चलता रहता है। एग्जाम्पल, इंडिया में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, गवर्नमेंट उन्हें लागू करती है और कोर्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करती है। मतलब डिवीजन ऑफ द पावर प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि एक के पास पावर आ गया तो वो कुछ भी करेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मीनिंग क्या है? जुडिशरी यानी कोर्ट को गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो फेयर जजमेंट दे सके और सिटीजन्स का राइट प्रोटेक्ट कर सके। नहीं तो गवर्नमेंट कल को कुछ बोलेगी कि तुम लोग बाहर नहीं जा सकते या ये चीज़ नहीं बोल सकते हो, तो फिर अगर यहाँ पे कोर्ट नहीं रहेगा तो कौन उसको बताएगा कि नहीं नहीं तुम अनलिमिटेड पावर यूज़ कर रहे हो। तो इस कोर्ट का काम है कि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। एग्जाम्पल, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गवर्नमेंट में इंटरफेयर के बिना डिसीजंस लेती है। मतलब तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इंटरफेयर मत करना, ऐसा बोलता है इलेक्शन, मतलब इसको गवर्नमेंट को। मतलब जस्टिस सिस्टम मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल कंट्रोल। सिक्स पॉइंट क्या कहता है? सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री। देश में मिलिट्री हमेशा इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। मिलिट्री रूलर नहीं चलाना चाहिए। मतलब समझो, ये पीएम साहब हो गए, ठीक है, और ये हो गए आर्मी के चीफ हो गए, तो आर्मी के चीफ हरदम पीएम या प्रेसिडेंट के अंडर ही रहेंगे, इनसे ऊपर नहीं। अगर ये बोलेंगे कि यहाँ पे स्ट्राइक करो, ऑपरेशन करो, तभी कर सकते हैं। अगर इन्होंने बोला कि मत एक्शन लेना, तो ये एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये पीएम पीएम को इलेक्ट कौन किया है? पीएम को हम ही लोग इलेक्ट किए हैं, और पीएम आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? इनडायरेक्टली हम लोग आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये वही यहाँ पे बोला सिविलियन कंट्रोल में होना चाहिए मिलिट्री, ठीक है। इंडिया में आर्मी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अंडर होती है और खुद पावर, ना कि खुद पावर रखती है। जैसे पाकिस्तान में कभी-कभी मिलिट्री रूल होता है। पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पे मिलिट्री हो गया और उसके नीचे गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे जो मिलिट्री बोलती है, गवर्नमेंट वही करती है, गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए। इंडिया में जो सिटीजन्स बोलेगा वो गवर्नमेंट करेगी, जो गवर्नमेंट बोलेगा वो आर्मी करती है। मतलब आर्मी मस्ट ओबे द इलेक्टेड गवर्नमेंट, नॉट द रूल ऑफ द कंट्री। उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बोलेगी, आर्मी को फॉलो करना पड़ेगा। सेवंथ पॉइंट क्या कहता है? पुलिस गवर्न्ड बाय द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। पुलिस का एक्शंस भी लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करे तो कोर्ट उन्हें कंट्रोल कर सकती है। एग्जाम्पल, अगर पुलिस इनलीगल अरेस्ट करे तो हाई कोर्ट हैवी कॉर्पस जैसे रिट्स के थ्रू इंसाफ दिला सकती है। हैवी कॉर्पस समझ लो एक नाम की चीज़ है, क्या है बाद में पढ़ते हैं। बस हाई कोर्ट समझ लो एक नोटिस भेज देती है, ठीक है, ताकि इंसाफ दिलाता है। मतलब पुलिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज लिमिटेड बाय द लॉ एंड द कोर्ट, ठीक है। आठवां क्या कहता है? रिस्पेक्टेड फॉर द इंडिविजुअल राइट, मीनिंग हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट जैसे लाइफ, लिबर्टी, स्पीच, इक्वालिटी का प्रोटेक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट कभी इन्हें वायलेट नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है 12 to 35। आप समझ लो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट एक समझ लो ग्रुप ऑफ कुछ तो है, ग्रुप ऑफ लॉ है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लॉ है जो 12 to 35 में लिखा गया है, ठीक है, 12 to 35 में लिखा गया है। बस इतना समझ लो, क्या है वो सब आगे पढ़ेंगे। दिया गया जो सिटीजन्स के गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, इसलिए तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है ना, प्रोटेक्शन देती है। मतलब ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द डिग्निटी फॉर सिटीजन्स इंडिविजुअल, ठीक है। सो हम लोग अभी यहीं तक इसको पढ़ते हैं, आगे के जो भी हैं हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हम फिलहाल यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल राइट। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।